प्यारे बच्चों, ये वीडियो क्लास 9 के लिए मिड टर्म एग्ज़ाम 2022-23 क्लास 9 सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और बेसिकली ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, यानी कि जनरल शिफ्ट का पेपर है। इस वीडियो को इस पेपर को आप दो तरीके से लेंगे। पहला तरीका उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस पेपर को देकर आए हैं आज ही, मतलब ये पेपर आपका 18 अक्टूबर 2022 को हो चुका है। तो एज ए आंसर की आप चेक कर लें, टैली कर लें कि आपका कौन सा आंसर सही था, कौन सा गलत था, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें एमसीक्यू थे। तो एमसीक्यू के राइट ऑप्शन आप चेक कर पाओगे ताकि आप ये देख पाओ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और दूसरा तरीका उन बच्चों के लिए जो इसे आगे इन फ्यूचर में देखना चाह रहे हैं, जैसे सैम्पल पेपर, आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरह से आपको करना है और कैसे पेपर आएगा। तो दोनों वे से आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो मैं शुरू करूं इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो और अपने सभी दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे बारे में जान लो, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। आप यहाँ पे आप देखोगे तो पेपर को सबसे पहले आपको समझना है 80 नंबर का पेपर है और भैया 3 घंटे का पेपर है, राइट। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आपको समझने हैं। सबसे पहला जो आपके पास पार्ट था वो था रीडिंग का, सेक्शन ए का, ये 20 नंबर का था। इसमें अनरीड पैसेज और पोएम आपके लिए आए थे। और ये जो पैसेज है इसको क्या करना है आपको, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब इस पैसेज को आपको पढ़ना है। मैं थोड़ा सा यहाँ से हट जाता हूँ ताकि आपको पैसेज पूरा दिख जाएगा। 10 नंबर का ये पैसेज है, इस पैसेज को पूरा पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चंस होंगे। आपने पढ़ लिया होगा अभी तक। तो आर यू बोर्ड ऑफ बनानाज, एप्पल्स एंड ग्रेप एंड नीड ए फ्रेश प्रोड्यूस पिक। मतलब क्या आप बोर हो चुके हैं केले से, एप्पल से, अंगूर वगैरह से? अगर आप बोर हो चुके हैं तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूं कि ये जो पैसेज है ये कीवी फल के प्रोडक्ट, मतलब जो उसका प्रोडक्ट है उसके यूज़ और उसके बेनिफिट्स के बारे में है। तो एक बार आप इस पैसेज को एक बार रीड कर लो, अच्छे से समझ लो। मैंने आपको समरी का बता दिया कि कीवी फल के बारे में, कीवी फ्रूट के बारे में, उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों खाना चाहिए, राइट। तो आप इस पैसेज को एक बार पढ़ लो क्योंकि काफ़ी लंबा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको इस पैसेज के बाद आप इसे वीडियो को बीच में रोकें, पढ़ लो, फिर समझो, फिर पढ़ लो, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके पहले प्रश्न की तरफ, जो कि मैंने यहाँ पर आपको टिक कर रखा है। तो व्हाट डज ए सर्विंग ऑफ कीवी ऑफर। तो जो कीवी जो है वो हमें क्या सर्व करता है, क्या ऑफ़र करता है? तो आपको पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का, हाउ कैन यू मेक ए कीवी फ्रूट रिबन। तो यहाँ इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। और हम चलते सीधा सी, यानी कि थर्ड का बी ऑप्शन है। फोर्थ की बात करें तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट था। और एग्ज़ाम में काफ़ी सारे बच्चे एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे थे। फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर आपको द वर्ड कंपाउंड मीन्स, और यहाँ पर आपको मिक्सर इसका आंसर करना था। और अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जो लिखना था, जैसे हाउ इज़ कीवी फ्रूट हेल्पफुल फॉर द आइज़। तो जो आइज़ के लिए हमारा क्यों हेल्पफुल है। और अगला था व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ द डिसअपीयर्ड इज़ गिवन इन द पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 में जो डिसअपीयर्ड है उसका एंटोनिम, यानी कि विलोम शब्द क्या है। तो छठा, सातवां और आठवां, इन तीनों प्रश्नों के आंसर मैं आपको सीधा आंसर की से दिखाता हूँ। डायरेक्टली सीधा मार्किंग स्कीम है मॉर्निंग शिफ्ट की, और हम यहाँ पे बात करते हैं छठा, सातवां और आठवां। तो यहाँ पे आपके लिए जो आंसर है वो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। मैं ऐसे पूरा पढ़ूंगा नहीं। तो ये छठे का, सातवां का, आठवां है। और आंसर क्या लिखा आपने, तो आई के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, प्रोटेक्टिव है, ल्यूशन है। तो ये आप देख सकते हैं एक बार। और जो एंटोनिम था वो एंटोनिम वर्ड आपको यहाँ पे देखना है। और चाइनीज़ यहाँ पर जो है। और अगला जो प्रश्न था आपके लिए वो ट्रू फॉल्स था। और 9वां क्वेश्चन था स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको दे रखा कि फ्रूट इज आल्सो
पैक्ड विद ब्लड प्रेशर लोबिंग कैल्शियम। तो यहाँ पर इसका ये फॉल्स आंसर है। उसके बाद हमारे पास 10th था, व्हाट शुड बी डन टू स्टोर द फ्रूट लॉन्गर। तो चलिए इसका आंसर देखते सीधा आंसर की तरफ। तो एक तरफ हम क्वेश्चन पे हैं, दूसरी तरफ मार्किंग स्कीम पे हैं। तो आप 10th वाला देख सकते हैं एक बार, कीप इन द प्लास्टिक बैग इन द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न था, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा पैसेज है, दूसरा नंबर 10 नंबर का है। रीड द पैसेज सेम है, यहाँ भी इस पैसेज को भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पर क्या है कि द टर्म चाइल्ड लेबर रेफर्स टू वर्क दैट। तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड ये पैसेज है, एक बार इसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और क्योंकि चैप्टर जो पैसेज है वो थोड़ा लंबा है, तो थोड़ा सा आप इसे वीडियो को रोक करके इस पैसेज को ज़रूर पढ़ें, इस पैसेज को समझें, क्योंकि जब तक आप इस पैसेज को पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर कुछ ग्राफ भी आपको दे रखा है और आपको ये ग्राफ देखना था। और यहाँ पर फॉर विजुअली इम्प्रेड, दो भी आँखों मतलब आँखें नहीं देख पाते तो उनके लिए यहाँ पर आंकड़े इन्होंने दे रखे थे। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पर है, द पर्पस ऑफ द पैसेज इज़ टू बी हाईलाइट। तो जो पैसेज का पर्पज़ है वो क्या है, द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर इशू था, पहला राइट आंसर था। उसके बाद यहाँ पर चाइल्ड लेबर इज़ हार्मफुल टू फॉर चिल्ड्रन। तो क्यों हार्मफुल है, तो यहाँ पर आप बहुत है, यानी कि ए और बी आपका दोनों करेक्ट आंसर है। मतलब ये वाला भी है, फिजिकली एंड सोशली एंड मोरली एंड मेंटली, सभी तरह से वो हार्मफुल है बच्चों के लिए। तो ए एंड बी ये वाला आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो इसका 10% था थर्ड का। फोर्थ का ऑलमोस्ट हाफ ऑफ चिल्ड्रन, ए ऑप्शन है। पाँचवें की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ देर के सेलेक्ट द ऑप्शन लिसनिंग द सर्विस ऑफर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको दे रखे हैं, पाँचों को आपको देखना था कि कौन सा सही है। तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो पाँचों है ना वो करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्हाट डज चाइल्ड लेबर डू टू ए यंग माइंड। तो इसका आंसर मैं आपको सीधा आंसर की तरफ ले चलता हूँ। तो ये छठा देख सकते हैं आप, छठे का आंसर है। और आप इसे समझे एक बार, क्या लिखा है, क्या लिखना था। आगे फिर से पेपर आ गया है और इसका जो आंसर है मैंने यहाँ पर रिटर्न फॉर्मेट में लिख दिया है। ये वाला 2016 का आंसर था। उसके बाद देखो 8वीं का, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर इंगेज इन द चाइल्ड लेबर वगैरह वगैरह। तो इसका जो है 215 यानी कि 215.2 मिलियन इसका आंसर था। उसके बाद 9th का क्वेश्चन था आपका 5 to 7 years। और जो 10th क्वेश्चन था चाइल्ड लेवल डिप्रेवेज चिल्ड्रन फॉर द ईयर वगैरह वगैरह। तो चलिए 10th का आंसर आपको दिखाता हूँ। और ये पूरी आंसर की है। यहाँ पर हम देखते हैं 10th में हेल्थ, सेफ्टी एंड मोरल डेवलपमेंट। तो ये 10th का आंसर था। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। और अगला पार्ट था हमारा सेक्शन बी, जिसमें कि राइटिंग एंड ग्रामर पार्ट था। राइटिंग एंड ग्रामर पार्ट है 20 नंबर का। ये भी पेपर आपके पास आएगा। और यहाँ पर आपको कुछ सिचुएशन दे रखी। एक बार मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम 1 and 2, यानी कि 2 यहाँ पर है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। प्रश्न पहला और दूसरे यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। दोनों में से आपको कोई एक ही करना है। 100 से 120 वर्ड लिखने हैं और 5 नंबर का आपका ये प्रश्न है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन आपको दे रखी है, यू रिसेंटली पार्टिसिपेट इन ए रोबोट मेकिंग। तो कोई कंपटीशन है रोबोट मेकिंग, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया इन योर स्कूल। आपके स्कूल में एक इवेंट हुआ था। पार्टिसिपेंट फ्रॉम एज मैनी एज 30 स्कूल, और आपके साथ साथ में 30 स्कूलों ने और भाग लिया था। इन द सिटी टू पार्ट इन द इवेंट, और उसी इवेंट में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। राइट ए पैराग्राफ। अब प्रश्न को ध्यान से समझे, आपको करना क्या है, राइट ए पैराग्राफ अबाउट द इवेंट डिस्क्राइबिंग। जो पूरा इवेंट हुआ था, जो पूरा रोबोट मेकिंग जो कंपटीशन था, उस कंपटीशन के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो सिंपल सा, बहुत ही आसान रहता है। एक भैया आप रोबोट मेकिंग में क्या क्या होता है,
रोबोट मेकिंग में क्या क्या होता है, आपने क्या क्या किया, और भी आपके साथ दोस्त थे, दूसरे स्कूल के भी थे, सब ने क्या क्या किया और कैसे आप उसमें मतलब आपका पार्टिसिपेशन था, कैसे दूसरे बच्चों का था, मतलब जजेस वगैरह थे, मतलब सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिखोगे। तो बस राइट पैराग्राफ आपको सिंपल सा आधा पौना पेज के करीब एक पैराग्राफ में लिख देना है और आपके 5 नंबर पूरे हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाउ मैनी रोबोट वर मेड एंड हु वाज अवॉर्डेड द बेस्ट प्राइज। तो भैया कितने रोबोट थे वहाँ पर जो बनाए गए थे वो लिखना है। एंड हु वाज अवॉर्डेड, किसको अवार्ड मिला, किसको प्राइज मिला, क्या मिला, कितना मिला। गिव ए लिटिल आल्सो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपको सबके बारे में लिखना है। 100 to 120 वर्ड्स में लिखना, और ज़्यादा बड़ा तो होगा नहीं, सिंपल सा आधा पौना पेज में आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगला देखते हैं और में, यानी कि या तो ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला कर लें। तो आई थिंक आपको ऊपर वाला समझ आ गया होगा, फिर से नीचे वाला देख लेते हैं। रिसेंटली यू पार्टिसिपेट इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो भैया सिंपल सी बात है कि आपने क्या किया, अभी हाल ही में आपने पार्टिसिपेट किया था एक पेंटिंग कंपटीशन में, जो कि किसने कंडक्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट। राइट, ये समझ में आ गया। एक कंपटीशन था जो पेंटिंग कंपटीशन था, वो किसने कराया था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब सवाल को समझो, यू हैव वॉन द कंपटीशन, आप उस कंपटीशन में विजेता हैं, जीत गए हैं। एंड योर पेंटिंग विल बी रिलीज्ड एज ए स्टैम्प एड necessary detail and write a brief description of the competition in a paragraph. Give a little also, थोड़ा आपने उस कंपटीशन के बारे में लिखना। सेम दैट जो ऊपर आपने करा था उसी की तरह यहाँ पर लिखना है। फ़र्क यह है कि ऊपर रोबोट वाला था और नीचे पेंटिंग वाला है। वुमेन पे आपको बात करनी है, नीचे वाले में चाइल्ड वेलफेयर के बारे में बात करनी है। और आप खुद जीते हैं, तो आप खुद जीते हैं उसके बारे में भी थोड़ा हैप्पीनेस आप शेयर करेंगे। राइट, तो वह सिंपल सा है। और आपका जो पेंटिंग था वो रिलीज़ भी हो गया, तो यार काफ़ी एक तरह से अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और काफ़ी ब्लेसिंग है कि आपने जो काम किया वो आप जीते भी और आगे वो रिलीज़ भी हो गया। तो बस सिंपल सा आपने इसे करना। अब अगला यहाँ पे सवाल देखो एक बार से। तो भैया अगले में क्या करना था, आपने सेम यहाँ पर 2 प्रश्न दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई एक आपको करना है। चौथे में देखते हैं, यू आर योगित, एक मिनट, यू आर योगिता, योगित, अगर आप लड़के हैं तो योगित हैं, लड़कियां हैं तो योगिता हैं। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, आप क्लास 9 के एक स्टूडेंट हैं, आपका कुछ भी नाम है, योगिता और योगित इन्होंने दे रखा है। आपका रियल नाम क्या है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या यहाँ पर लिखना है। तो लाइक यू आर योगिता की जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो कमेंट में बता सकते हैं। यू हैड बीन पनिश्ड, आपको पनिश किया गया, आपको दंड दिया गया। एंड स्क्रोल्ड, आपको प्रताड़ित किया गया, आपको भला बुरा सुनाया गया। फॉर समथिंग यू हैड नॉट डन, भैया उस काम के लिए जो आपने किया ही नहीं। लाइक कोई गलती थी, आपके दोस्त गलती कर गया, लेकिन उसके लिए आपको सुना दिया, आपको दंड भी दे दिया। यू वर एम्ब्रेस्ड, और आप बड़े दुखी भी थे। यू फेल्ट, मतलब आप दुखी हुए और आपको लगा कि यार ये क्या हो गया, शर्मिंदा भी हैं आप, दुखी भी महसूस कर रहे हो। तो अब आप क्या करना है, दैट इवनिंग यू शेयर योर फीलिंग्स। अब सवाल को समझें, करना क्या है। दैट इवनिंग, उस शाम को, यू शेयर योर फीलिंग इन योर डायरी अबाउट द इंसिडेंट। जो भी कुछ हुआ, जो घटना हुई थी आपके साथ, जिसके लिए आपको डांटा या जो हुआ था, आपको कैसा लग रहा था, आप कितना दुखी महसूस कर रहे थे, आप क्या क्या सोच रहे थे, तो सारी बातें आप अपने डायरी में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे आप डायरी में, बस वही आपको यहाँ पर बता देना है कि भैया एक मुझे फलाने ने डांटा, एक ऐसा काम चल रहा था, कोई खेल रहे थे, वहाँ पर मेरे दोस्त ने कुछ गड़बड़ी करी तो फंस मैं गया और मुझे डांट पड़ गई, मुझे काफ़ी बुरा लगा और मैं शर्मिंदा भी हूँ कि भाई मुझे डांट पड़ी है, क्योंकि डांट पड़ना नॉर्मली ऐसा नहीं है, हर किसी को डांट पड़ती नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका रोल रहा होगा, बट पूरी तरह नहीं था। तो अब इसे लिखेंगे, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, गंदा लग रहा है कि मुझे डांटा है किसी ऐसे काम के लिए जो मैंने किया ही नहीं। तो आप वो सारा का सारा जो घटना है, इंसिडेंट है, उसे आप अपनी डायरी में लिखेंगे। तो सिंपल सा आप इसे
आराम से कर लेंगे और 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। और यानी कि अगर आप ऊपर वाला करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज नीचे वाला कर लें। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 120 100 से 120 वर्ड में बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन ब्लो गिव यू स्टोरी ए टाइटल आल्सो। भैया कहानी लिखनी है, सिंपल सी बात है, और उस कहानी का आपको टाइटल भी बताना, स्टोरी ए टाइटल आल्सो, उस कहानी का शीर्षक यानी कि नाम भी आपको बताना है। और हुआ क्या है थोड़ा सा वो समझे। इट वाज ए फ्रीजिंग कोल्ड नाइट, और भैया बड़ी सर्दी वाली रात थी, फ्रीज वाली कोल्ड रात थी। यू फाउंड ए होमलेस फैमिली ऑन योर डोर स्टेप। आपने देखा कि भैया ठंडी है, बहुत सर्दी है, आपके दरवाजे पे कोई बेघर परिवार जिसके पास होमलेस घर नहीं है वो आपके दरवाजे पे है। एंड इन्वाइटेड देम इनटू योर होम। तो आपको क्या करना है, उन्हें अपने घर में सोने के लिए आमंत्रित किया है आपने। मतलब वो ऐसा परिवार था कि उसका घर वर नहीं था, सर्दी बहुत थी, तो आपने उन्हें बुलाया अपने घर में सोने के लिए कहा। बट इन द मॉर्निंग, और सुबह क्या हुआ, ठीक है। तो भैया ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी कहानी दिखाई कि भाई एक रात थी, रात में आपने अपने दरवाजे पे देखा, बड़ी ठंडी रात थी, दरवाजे पे देखा कि कोई ऐसा बेघर परिवार है जिसका घर नहीं है, जिसका अपना कुछ नहीं है, वो आपके दरवाजे पे खड़ा। तो आपको भैया उन पे दया आ गई, तो आपने उन्हें अंदर बुला लिया तो उन्हें आपने चाय पानी पिलाई, खाना वाना खिलाया और अपने घर में सोने के लिए कह दिया। बट इन द मॉर्निंग, तो सुबह क्या हुआ। अब जो ये सुबह क्या हुआ ना, इस स्टोरी को आपको कंप्लीट करना है। स्टोरी क्या हो सकती है, सुबह को क्या हुआ कि आपके घर वालों ने आपको डांटा, या आपके घर वालों ने आपको कहा कि आप कितने अच्छे हो, या उन लोगों ने आपको थैंक यू बोला और आपको बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बहुत सारे ब्लेसिंग वगैरह मिली आपको, और आपकी चर्चाएं होने लगी पूरे गांव में कि भाई किस तरह से आपने उनकी हेल्प करी। तो ये सारी स्टोरी आप बना सकते हैं। स्टोरी चेंजेस आप क्या कर सकते हैं, तो स्टोरी का टाइटल आप क्या लिखोगे, इस स्टोरी का 1 कोल्ड नाइट है ना, ये भी लिख सकते हैं, या मतलब कुछ भी आप टाइटल लिख सकते हैं। यार मुझे कमेंट में बता दो कि आपके मन में क्या आ रहा है इस स्टोरी से रिलेटेड टाइटल, कमेंट में सजेस्ट कीजिए और सिंपल सा आप इसको कंप्लीट कर जाइए। अब आपको क्या करना, पांचों में चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज टू रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन, और यहाँ पर आपको इसे चेंज करना है। सिंपल सा मैंने आपको आंसर बता दिया। ये प्रश्न है, निशांत सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। मतलब निशांत ने मुझे बताया, निशांत सेड टू मी, निशांत ने मुझे कहा। तो अब जब इनडायरेक्ट में बताओगे तो क्या कहोगे, निशांत टोल्ड मी दैट। तो ये दैट आपने यहाँ पर जरूर जोड़ना था। निशांत ने मुझे बताया कि वी वुड डू इट देन और नेवर, है ना। आई जो है वो वी में बदल गया, हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला आंसर करेक्ट है। उसके बाद देखो दूसरे का क्या है, डी को ऑप्शन करेक्ट है, तीसरे का बी ऑप्शन करेक्ट है, चौथे का ए ऑप्शन करेक्ट है, राइट। और अब छठा देखते हैं, यहाँ पर छठे में क्या करना था, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन नंबर। यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कोई 3 आपको करने हैं, और यहाँ पे आपको स्टोरी पढ़नी है। सिंपल सा आपको क्या करना है, डियर अनिल, ये एक पत्र टाइप का है, मैसेज टाइप का है। इट वाज वेरी ए, तो ये ए डैश जो है यहाँ पर क्या लिखोगे, तो यहाँ पे क्या था, इट वाज वेरी प्लेज्ड। तो ये वाला वर्ड आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन नंबर पहला डालेंगे, 6 का पहला, और उसका डी ऑप्शन करेक्ट है। बी का देखेंगे तो विल नॉट, यहाँ पे क्या आएगा भैया, विल नॉट, ठीक है। उसके बाद सी पे आएगा बीन, ए ऑप्शन है, यहाँ पर आएगा नॉट बीन, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, और अगला है फोर्थ, तो फोर्थ आएगा प्लान, राइट। तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला हमारे पास है द फॉलोइंग पैराग्राफ वाज नॉट बीन एडिटेड। एक पैराग्राफ आपको दे रखा है जो कि एडिटेड नहीं है, यानी कि ये सही नहीं है। देयर इज एन एरर इन द ईच लाइन, प्रत्येक लाइन में एरर है। लाइक यहाँ पर देखो एरर, चलो मैं आगे बताता हूँ। तो आपको क्या करना है,
भैया इनकरेक्ट वाला भी बताना है और वो करेक्ट भी बताना है, एरर भी क्या है वो बताना है और उसे करेक्ट क्या किया वो भी बताना है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक एग्जांपल आपको दे रखा है पहले में, तो क्या है इनकरेक्ट, क्या है इज़, तो ये इज़ इनकरेक्ट है, यहाँ पे आना था वाज आना था, ठीक है, तो वाज इज़ की जगह वाज आना था। सेम यहाँ पर जो ए है उसकी जगह आना था द, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो बाई लिखा हुआ है ये इनकरेक्ट है, इसकी जगह ऑन आना चाहिए था। उसके बाद देखो आर है यहाँ पर, आर आया है यहाँ पर आ रहा है आर, ये देखो यहाँ पर यस ये आ रहा है, तो इसकी जगह क्या आना था वर, हैंड वर विजिबल, ठीक है, आर नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे अगला देखो एनी, और यहाँ पर भैया करेक्शन जो है वो गलत क्या इनकरेक्ट एनी है, वहाँ पर आना था द विंडो, राइट। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम 8 की तरफ चलते हैं। अब ये आ गया आपके पास लिटरेचर पार्ट जो कि 40 मार्क्स का है। लिटरेचर का मतलब है कि जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, जो बुक्स आपने पढ़ी है, उन्हीं बुक्स में से यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं। और यहाँ पर क्या है रीड एनी वन एक्सट्रैक्ट, तो ये एक पैसेज है, स्टेंजा आपको दे रखा है, इस स्टेंजा को आपको रीड करना है। एज फॉर म्यूजिक सी एग्ज़ाम, क्या लिखा है एग्ज़ाम प्लेन्स, तो ये जो पैसेज है उसको आपको रीड करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं हु इज़ सी हियर, तो पहले का क्या है भैया ए ऑप्शन है। पढ़ लें इसे, आप इसे ज़रूर पढ़ लें, आप एक बार पढ़ें समझें, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबी ना करके सीधा आपको यहाँ पर थोड़ा एक फॉर्मेट समझा रहा हूँ, और ताकि आपको ये खुद करना आ जाए कैसे आएगा। दूसरे का सी है, तीसरे का क्या हो सकता है भैया बी है वुड, और चौथे का क्या होगा बताइए बताइए बताइए, थोड़ा बाद में करता हूँ। और यहाँ पर आंसर है डी, राइट। अब हम चलते पाँचवें पे, तो पाँचवें का सी है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगर आप ऊपर वाला करते तो अच्छा है, नजरबाज नीचे वाला कर सकते हैं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई फेल यू, सॉरी आई टेल यू, तो ये आपका सेकेंड पैसेज है, स्टेंजा है, और इसे पढ़ें। सेम यहाँ पर नेम द चैप्टर फ्रॉम द वेयर, तो चैप्टर का नाम क्या था द इन द किंगडम ऑफ फूल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद सेकेंड का बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है पीडीएफ बनाने में, तो रिपीट हो रहा है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड की तरफ, जो कि यहाँ पर ये है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर बी है, उसके बाद हम थर्ड पे चलते हैं, थर्ड का सी है, फोर्थ का यहाँ पर डी है, ऑल ऑफ द दीज यानी कि सभी। और फिफ्थ पे चलते हैं, तो यहाँ पर रिसेप्शन आपका जो है रिपीटेशन, सॉरी, तो रिपीटेशन है यहाँ पर, पाँचवीं का डी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर सेम एक पहले आपका पैसेज है, अब आपके पास एक कविता है, इंग्लिश में पोएम है, इसको आपको पढ़ना है स्टेंजा को। और यहाँ पर आपको इसके आंसर देने हैं। पहले का डी है, नेम ऑफ द पोएम क्या है, तो भैया द रोड नॉट टेकन, ये पोएम है। उसके बाद हाउ वाज द अदर रोड, और ऑप्शन नंबर ए है। थर्ड का बी है, फोर्थ का ए है, और फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन में एक और दे रखा है, नेम ऑफ द पोएम बताएंगे, तो यहाँ पर देखो रेन ऑन द रूफ, ये पहले का है, दूसरे का ए ऑप्शन है, तीसरे का सी है, और चौथे का बी ऑप्शन करेक्ट है। पांचवें का डी ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पर आपको करना है क्वेश्चंस जो कि आपको चैप्टर से दे रखे हैं, चैप्टर से आंसर यानी 4 क्वेश्चंस, तो आपको यहाँ पर 5 प्रश्न दे रखे हैं, आपको 4 ही करने हैं। ध्यान रखना आपको कि भैया 3 प्रश्न आपको करने, 4 प्रश्न करने थे, 3 नंबर के हैं, तो 3 नंबर में 40 to 50 वर्ड्स आपको एक आइडिया से होना चाहिए। हाउ डिड KGF फील आफ्टर सीइंग द मैकडोनाल्ड फैमिली, एक्सप्लेन करना आपको कि भैया कैसे जो KGF है वो फील किया उसने आफ्टर सीइंग, देखने के बाद, मैकडोनाल्ड फैमिली को देखने के बाद उन्हें कैसा फील हुआ, एक्सप्लेन करेंगे आप। इसी तरह से आप देखो हाउ डिड टमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को उसने कैसे डिस्क्राइब किया। उसके बाद आप
थर्ड वाला सी वाला देखें, और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके चैप्टर से हैं। तो आपको इन चैप्टर्स के आंसर तभी पता होंगे जब आप चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब आपके पास यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चंस यहाँ पर फिर से दे रखे हैं, 3-3 नंबर के हैं, और यहाँ पर भी आपको तीनों में से कोई 2 करने हैं। तो क्वेश्चंस भाई मैं आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये आपके उन चैप्टर्स है जो आपने काफ़ी अच्छी जिनकी प्रैक्टिस की है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम बिहाइव। तो बिहाइव बुक है, अबाउट 600 to 120 वर्ड्स है, 6 नंबर का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या करना था आपको। व्हाट काइंड ऑफ रूम वाज द डॉक्टर लिविंग इन एंड व्हाई डिड ही डिसाइड टू लीव द रूम। तो ये भी आपके चैप्टर से ही है। और जो डॉक्टर थे इससे के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, जो डॉक्टर थे वो किस तरह के रूम में रह रहे थे, किस तरह के कैसा कमरा था जिसमें वो रह रहे थे, और उन्होंने उस कमरे को छोड़ने का फैसला डिसीजन क्यों लिया, डिसाइड क्यों किया उन्होंने, लीव द रूम। तो भैया दैट रूम, उन्होंने कोई जिस कमरे में डॉक्टर साहब रह रहे थे उस कमरे में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी जिसके कारण उन्हें वो रूम छोड़ना पड़ा। तो आपको इस पर क्या करना है, इस पे जो है आपको 100 से 120 शब्द लिखने हैं, यानी कि लगभग पूरा पेज आप वहाँ पर लिखेंगे। और में देखोगे या तो नीचे वाले कर ले, इन द पोएम वाई इज़ द पोइट डीपली अटैच्ड विद द लेक इज आइजल ऑफ इंसफ्री। एक्सप्लेन करना है आपको। निर्णय शांत और तर्क संगत दिमाग से लेना चाहिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हों। सॉरी जो ये कविता है झील ऑयल ऑफ इनफिशरी ऐसा कुछ है। तो ये जो झील है उसके साथ गहराई से क्यों जोड़ा गया। तो यार ये तो थोड़ा मैं भी अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं है। तो मैं इसके लिए सॉरी फील करूँगा, बट आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आप इससे क्वेश्चंस का आराम से इसको कर सकते हो। और अगला जो है वो है हमारे पास 13। तो 13 में आपको करना था आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम मोमेंट्स। तो यार एक मोमेंट वाला बुक है आपके पास, उससे आपको 100 से 120 शब्दों में लिखना है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटीट्यूड ऑफ द चाइल्ड बिफोर एंड आफ्टर हिज क्या है सेपरेशन है ना फ्रॉम हिज पेरेंट। तो सेपरेट आजकल बच्चा रहना चाहता है। द लॉस्ट चाइल्ड उस चैप्टर से, क्योंकि खोया हुआ बच्चा है शायद, और चैप्टर का नाम है। वो अपने माता पिता से अलग होने से पहले और अलग होने के बाद के रवैये की तुलना करना। जो आई थिंक जो चैप्टर में बच्चा है वो सेपरेट रहना चाहता है। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि लोग जो है मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। तो बच्चा जो है वो उसका एटीट्यूड कैसा था पहले जब अपने मम्मी पापा से के साथ रहता था, और जब मम्मी पापा से अलग हुआ। तो दोनों का आपको कंपैरिजन करना है द लॉस्ट चाइल्ड के चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक पूरा पेज भर सकते हैं आप, पूरी फीलिंग आप उसकी लिख सकते हैं चाइल्ड की आफ्टर एंड बिफोर। उसके बाद देखिए डिसीजन शुड बी मेड विद ए कूल एंड रेशनल माइंड एक्सक्लूडेड विद रेफरेंस टू द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल। जो इन द किंगडम ऑफ फूल है वो एक चैप्टर है आपके पास, आई थिंक जहाँ तक मैं थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ डिसीजन लेना वगैरह उस चैप्टर में है। तो निर्णय लेना, शांत रहना, तर्क संगत दिमाग से लेना। जो भी माइंड से कभी आप डिसीजन लेते हैं तो आप डिसीजन लेते हैं या तर्क संगत दिमाग से ही लेना चाहिए। जो भी निर्णय लो आप वो शांत होकर के लो। और डिसीजन मतलब मान लीजिए आप कोई डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, तो बिल्कुल शांत दिमाग से लेना चाहिए और तर्क संगत लॉजिक होना चाहिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं। तो उसी के मतलब कहानी पे आपको लिखना चाहिए कि क्यों हमें शांत होकर के डिसीजन लेने चाहिए और क्यों हमें तर्क संगत
डिसीजन लेने चाहिए, क्या बेनिफिट होता है। तो यार शांत रह कर के अगर हम गुस्से में डिसीजन लेते हैं या हम अभी पागलपंती में डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन जो है सही नहीं होते हैं। और जब भी आप शांत दिमाग से डिसीजन लेते हैं और लॉजिकली सोचते हैं तो आपके जो डिसीजन है ना, जो काम है, जो इफ़ेक्ट है उस पर अच्छे से पड़ता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो भी आप डिसीजन लें वो शांत होकर लेना चाहिए, कूल माइंड होकर लेना चाहिए। और जब भी आप कूल माइंड लेते हैं ना, वो काम बड़े मज़ेदार होते हैं। आपके काम से दूसरे लोग भी खुश होते हैं। और अगर आप चिड़चिड़े स्वभाव से डिसीजन लेते हैं तो यार गलत होगा, ये कन्फर्म है कि आपका जो डिसीजन है ना वो गलत होगा। साथ में तर्क संगत जो भी आप डिसीजन ले रहे हो लॉजिक होना चाहिए, ऐवी नहीं कि आप कुछ भी कर जाए। तो लॉजिक वाला और शांत वाला होना चाहिए। इसमें आप काफ़ी लिख सकते हैं, पूरा पेज भर सकते हैं, 2 पेज लिख सकते हैं। आई होप आपको पूरा पेपर समझ आ गया होगा। कैसा लगा अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस कमेंट में रखें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। बाकी आप मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि क्या कभी आपने कोई डिसीजन लिया है शांत होकर और तर्क संगत होकर। तो आपने कब डिसीजन लिया अपने लिए, क्या डिसीजन लिया, चाहे हिंदी में बता दो, लेकिन कमेंट में प्यारा सा कमेंट आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से एजुकेशनल मोटिवेशनल अपडेट वीडियोज़ लगातार मिलती रहेंगी। अगली अपडेट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।